नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। बिहार में किसानों के हाल क्या हैं ये किसी से नहीं छुपा, लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि किसानों के नाम पर भी सियासत तेज हो गई है और बयानबाजियों के तो क्या कहने। तमाम पार्टियां अपने आप को किसानों का रहनुमा बताने पर तुली हैं, लेकिन हकीकत देखिएगा तो चौंक जाइएगा। अभी हाल में ही एक गन्ना किसान ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसे मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे। आज प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर करेंगे बात। ये साल चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। बीजेपी इस मौके पर किसानों का महाकुंभ लगाने जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे राजनीति करना बताया है। रिपोर्ट देखिए। सत्याग्रह के 100 साल होने पर बीजेपी इसे किसानों के सबसे बड़े कुंभ के तौर पर मनाने जा रही है, जिसमें अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े दिग्गज हिस्सा लेंगे। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी कुंभ के नाम पर सियासत कर रही है। गांधी के विचारों को पहले समझना चाहिए। गांधी ने कहा था किसी पर उंगली उठाने के पहले 4 बार अपनी तरफ देखो, क्योंकि कोई उंगली उठाते हो किसी पर तो 4 बार अपनी तरफ दिखाई देता है। तो ये लोग नहीं देख रहे हैं। गांधी के हत्यारों के समर्थक, गांधी के विचारों के हत्यारों के लोग से अपेक्षा यही की जा सकती है कि वो गोबल्स की तरह सिर्फ चर्चा करके प्रचार करके अपने चेहरे को चमकाने का काम। वहीं बीजेपी का कहना है कि गांधी ने किसानों के हितों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था, लेकिन नीतीश सरकार में किसान मरने को मजबूर हो रहे हैं। किसान हमारे साथ खड़े हैं। आज यूपी में किसान, मजदूर, समाज का हर वर्ग हमारे साथ खड़ा हो गया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कृषि रोड मैप की और कृषि कैबिनेट की बात करते थे, वो कृषि के मुद्दे पर एसी रूम में धरना देते रहे, सड़कों पर नजर नहीं आए। मैं आज पूछना चाहता हूं उन विपक्ष के नेताओं से जो आज इसका विरोध कर रहे हैं कि शताब्दी वर्ष में कन्वेंशन हॉल में आप कार्यक्रम देख रहे हैं और सबसे पहले गांधी जी की जो सबसे बड़ी इच्छा थी कि शिक्षा का विस्तार हो, हर व्यक्ति साक्षर हो। आज क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी बताए कि पिछले 10 सालों में शिक्षा का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। किसान कुंभ और उस पर हो रही सियासत से किसानों का कितना भला होगा, ये बड़ा सवाल है। हकीकत ये है कि देश के किसान खेतों में आज भी उम्मीदें बो रहे हैं ताकि भविष्य की फसल अच्छी हो सके। पटना से रोहित कुमार, न्यूज इंडिया। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद कुमार जी। क्या नहीं लगता कि बिहार में या फिर तमाम जगहों पर किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है? सुन पा रहे हैं आप अरविंद जी? इसे राजनीति ना कहा जाए। अगर किसी के नाम पर वैज्ञानिकों मेरा कहना है कि इसे राजनीति कैसे कह सकते हैं। अगर किसानों की बात की जाए, जवानों की बात की जाए, वैज्ञानिकों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, तो यह राजनीति नहीं है। देखिए, किसानों को अनदेखा किया गया है इस देश में, इसमें कोई शक नहीं। इतने वर्ष तक जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन जितनी जवानों की उपेक्षा की गई उतनी ही किसानों की भी उपेक्षा की गई। देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को जिस तरह आज के दिन एक महिमा मंडित किया है और उनके प्रति जितनी सुविधाएं बढ़ाई हैं, और उसी तरह जरूरत है किसानों के बारे में एक अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं और वो किसानों के बीच आ रहे हैं, चंपारण की धरती जो गांधी जी की धरती रही, जहां से गांधी जी ने एक सत्याग्रह की शुरुआत की थी जी। अगर उन जगह पर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम बनाया है कि हम किसानों के बीच रहेंगे, किसानों की परिचर्चा करेंगे। किसानों तो मुझे ये बात बताइए अरविंद जी, क्या किसानों के ऊपर एक कार्यक्रम करने से या कार्यक्रम का आयोजन करने से किसानों की दुर्गति सदगति में बदलेगी? नहीं बदलेगी।
लेकिन कहाँ शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? आज 70 साल के आजादी के इतिहास में किसानों की अगर दुर्दशा हुई है, उनकी अगर जो नियति है वो नहीं बदली है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या किसान है? जितनी भी राजीव गांधी जब मुझे याद है कि प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने खुले मन से यह स्वीकार किया था कि अगर देश का पैसा दिल्ली से चलता है तो एक आम किसान तक या आम योजना तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा पहुंचता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इतने वर्षों तक किसानों की बदहाली का रोना रोने वाला कांग्रेस या अन्य पार्टियां सिर्फ किसानों की बात की और किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि नहीं, हम किसानों की मूलभूत समस्याओं के साथ जुड़ेंगे, उनसे परिचर्चा करेंगे और जो समस्याएं हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो किसानों को जागृत करना, उनके बारे में सोचना, यह तो कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ना कोई राजनीतिक सोचना नेगेटिव थिंकिंग नहीं है अरविंद जी, लेकिन सोच के बाद सोच को जमीन पे उतारना ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, निश्चित बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आपको बता दूं कि बिहार में किसान उपेक्षित क्यों है। पल्लवी जी, बिहार में किसान उपेक्षित, देखिए एक छोटे से चीज का दाम, कोई भी उत्पाद हो अगर इंडस्ट्रीज में होती है तो उसका कौन तय करता है? उसका जो दाम तय करता है, मूल्य तय करता है, वो उत्पाद करने वाले या वो कारखाने के मालिक है, वो तय करते हैं। क्या किसानों की बीज का दाम किसान कभी तय करता है? सरकार तय करती है। और तय क्या करती है कि 1200-1400 रुपए किसानों के जो बीज है, धान के बीज है, वो 1200 रुपए 1300 रुपए क्विंटल में किसान का तय है। तो इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, इस पर एक आम सहमति बननी चाहिए, किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। बिहार खासकर जितना उपेक्षित रहा है, अभी हम 10 साल देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पटना में गांधी मैदान के बाद एसी रूम में कुछ लोगों को बुलाकर एक मीडिया में आम चर्चा कराई, लेकिन धरातल पर ये कितना उतार पाएंगे? ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने जो एक रोड मैप, कृषि रोड मैप बनाया था, और कृषि रोड मैप पर क्या कार्य हुए ये सर्वविदित है। तो मेरा मानना है कृषि रोड मैप बना एक अच्छी पहल थी, अच्छी सोच थी, लेकिन उसमें अरविंद कुमार जी, अगर पूरे देश की बात करें तो देश में क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि किसानों का पलायन लगातार हो रहा है? देखिए, असंगठित जो भी क्षेत्र है उनकी समस्याएं बहुत कम नहीं हुई है। संगठित क्षेत्र का एक यूनियन है जो लड़ते हैं और अपनी समस्याओं की ओर वो ध्यान दिलाते हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, किसान है, ये असंगठित क्षेत्र है, इनका कोई संगठन नहीं है, जिन कारण ये अपना ध्यान दिलाने में सामर्थ्य नहीं हो पाते हैं। और गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं इसके लिए, सरकारें दोषी है, आज तक की जो भी सरकारें हैं वो दोषी है। किसानों की समस्या, पटवन की समस्या हो, या फिर जब भी अकाल पड़ता हो उनके मुआवजे की समस्या हो, बिल्कुल, या फिर उनको क्षतिपूर्ति की समस्या हो, इनका जो क्रियान्वयन है उसमें इतनी सारी विषमताएं हैं जो निश्चित तौर पे इन्हें दूर करनी चाहिए। और अगर ये नहीं हुई तो हमें लगता है किसानों का परिचर्चा करना और कन्वेंशन हॉल में बात करना ये बेमानी होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाना ये भी बेमानी साबित होगा। बहुत बड़ी पहल की है कि गांधी की, नहीं ये बेमानी क्यों होगा? हमें पल्लवी जी आप ये बताएं कि आखिर ये बेमानी क्यों होगा? महाकुंभ की सारे किसान बिहार के एक जगह जुटेंगे, उनमें जागरूकता पैदा होगी, सरकार की ओर ध्यान जाएगा। किसान तो ऐसे भी जागरूक है अरविंद कुमार जी, जागरूक तो सरकार को होना है ना किसानों के प्रति, और ये साथ जुटेंगे, अपनी बात को रखेंगे। देखिए, अगर सरकार जागरूक रहती तो 70 साल के इतिहास में किसानों की ऐसी बदहाली नहीं रहती। आपसे मैं सहमत हूं कि सरकार को ही जागरूक होना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और सरकार जागरूक है, और तब वो
किसानों का एक महाकुंभ चंपारण, बिहार की धरती, गांधी के सत्याग्रह की धरती चंपारण मोतिहारी में एक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अगर सरकार जागरूक नहीं रहती तो किसानों का महाकुंभ नहीं लगता। तो हमें कहीं न कहीं निगेटिव और सोचने तो की क्या अरविंद कुमार जी, क्या बीजेपी शासित राज्यों में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? पार्टियां किसानों के बीच जा रही है। ठीक है, नहीं, अगर ऐसा हिंदुस्तान में हमें लगता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां इसकी संख्या नगण्य है। कारण कि यहाँ बेचारे किसान बेचारे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जो बड़े बड़े जहां धान की उपज करोड़ों टन धान जला दिया जाता है, आलू का बीज उपजता है, कोई खरीदने वाला नहीं है, किसान खेत में ही आलू के बीज को छोड़ देते हैं। और किसान, कुछ तो समस्याएं हैं और आत्महत्या की समस्याएं निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी अरविंद जी, उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि एग्रीकल्चर सिस्टम में मीडिएटर्स हैं और वही मीडिएटर्स कहीं ना कहीं किसानों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो, अभी भी आप गांव में चले जाएं, खेत में चले जाएं, तो वहां पर जहां पर 5 रुपए किलो टमाटर खरीदने वाले नहीं मिलते हैं, और वही अगर मेन अर्बन सिटी में बड़े बड़े आ जाएं तो 40 रुपए 50 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। देखिए, सिस्टम कहीं न कहीं से दोषी है, सिस्टम को सुधारना होगा। किसानों को जो बाजार भाव से खरीद करनी पड़ेगी, उनके जगह से खरीद हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। तो इसमें मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकारें दोषी है, सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं से दोषी है। इस पर परिचर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा के साथ काम होनी चाहिए। अरविंद जी, अगर बात स्वामीनाथन कमीशन की करें, अरविंद जी अगर स्वामीनाथन कमीशन की बात करें, तो आप ही लोगों का एक मैनिफेस्टो था कि 50% ज्यादा लाभ दिया जाएगा किसानों को इसके तहत। देखिए, कमीशन रिकमेंडेशन होना और उसको इम्प्लीमेंट करना निश्चित तौर से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो कमीशन बन जाती है, उसका रिपोर्ट आ जाता है और फिर वो बंद बस्ते में बंद हो जाती है। तो वो कमीशन का रिपोर्ट मैंने देखा है। देखिए, किसानों की जो मूलभूत समस्या है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी भी गांव में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी बहुत से ऐसे हैं, चकबंदी एक मेन समस्या है। चकबंदी क्या था? चकबंदी अगर होती, छोटे छोटे किसान के जो खेत के टुकड़े थे, अगर वो एक साथ अलग अलग जो टुकड़े थे होते, बड़ा सा प्लॉट बनता, तो उनको खेती करने में चकबंदी बिल्कुल असफल रही। चकबंदी सफल नहीं रही। निश्चित तौर से ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो तभी किसान का भला हो सकता है। हम तो अरविंद जी, ये तो बात बहुत अच्छी है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकारें जिम्मेदार नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार रही है? अब तक की जो भी सरकार रही हो या फिर वर्तमान सरकार रही हो, वो भी जिम्मेदार है इसके लिए? न केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों जवाबदेह हैं। किसानों के नाम पर राजनीति हुई है, किसानों की मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने अरविंद जी, और ये अनएक्सपेक्टेड आंसर था आपकी तरफ से मेरे लिए। सरोज तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी आपका। क्या कहेंगे, बिहार में क्या किसानों के नाम पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है? पहले आप लोग कन्वेंशन हॉल में चंपारण सत्याग्रह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उस पर किसानों पर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है। अब बीजेपी एक महाकुंभ लगाने वाली है किसानों के लिए, जहां पर तमाम जगहों के किसान मौजूद होंगे और एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे। क्या ऐसा संभव है कि ये सब करके, ये कार्यक्रम करके, किसी योजना को अमली जामा ना पहनाकर किसानों की भलाई हो जाए? पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं ये बताऊं कि ये बहुत अच्छा भी मुझे लग रहा है
कि कहीं ना कहीं किसान पे चर्चा हो रहा है। पिछले 3 सालों से किसान तो हाशिए पे चला गया था, मजदूर हाशिए पे चला गया था। 3-4 सालों से ये एक ऐसा क्रम बना था कि हम लोग हिंदू मुसलमान, गाय भैंस, मुर्गा पिल्ला कुत्ता इसमें उलझे हुए थे। अगर कहीं राजनीति इस दिशा में जाए, चाहे वो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के नाम पे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अपने कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, फिर बिहार सरकार ने किया, उसके बाद अगर केंद्र की सरकार या बीजेपी, अगर बीजेपी भी एक महाकुंभ कर रही है तो उनका निजी मामला है। और हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि वो अपने हर वर्ग को एड्रेस करे। बीजेपी अब तक किसानों वगैरह को एड्रेस करना मास लेवल पे नहीं चाहती थी, कर रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मंशा क्या है हमारी। जैसे मंशा इनकी है उद्योगपतियों की मदद करना, वो किसानों की मदद नहीं करेंगे। राजनीति शुरू हो गया, जैसे महात्मा गांधी की बात आई, सत्याग्रह चंपारण की बात आई, इनको लगा कि वापस ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा स्टेचर है, अब उसमें हम कहाँ छुप जाएंगे या छूट जाएंगे। तो वो जब छूटने का दौर समझ में आया तो ये किसान के पीछे भागे। जितनी भी बातें आप किसानों के लिए कह लीजिए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि पिछले 3 साल जो अभी कंप्लीट होने वाला है मई में, केंद्र सरकार में 2.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या किए हैं इसी देश में, इसी मोदी जी की सरकार में, जबकि अधिकतम राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। और जहां जहां अब ये भी नहीं कह सकते कि सरकार में भी दूसरे की सरकार की आत्महत्या हो गई। अधिकतम बीजेपी के राज्य सरकारों में, केंद्र में बीजेपी के रहते, एक मिनट, केंद्र मैं गन्ना किसान ने नहीं मैडम, वो मजदूर ने की, लेकिन फिर भी मैं उसको अगर किसान से भी जोड़ लूं तो भी वो एक निजी मिल भी था, तो भी मैं निजी मिल में भी सरकारें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वहां जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार को भी इसलिए जिम्मेवार मानता हूं, अगर आप मोतिहारी की घटना की चर्चा कर रही हैं तो, क्योंकि उसी मोतिहारी से वहां के सांसद जो हैं वो हिंदुस्तान के कृषि राज्य मंत्री हैं और वहां के सांसद उनके साथ धरना पे एक दिन बैठे हैं। वो धरना पे बैठे क्यों थे? क्या उनको उकसाने के लिए बैठे थे? एक सांसद देश का कृषि मंत्री है, अगर जिस मजदूर की मांग के लिए धरना पे बैठ जाएगा उसकी मांग पूरी नहीं होगी क्या? किसी मिल मालिक में इतनी हिम्मत थी क्या? ये सब बातें कुछ मुझे अजीब सी पच नहीं पाई, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं किसानों की बात पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जब इनका चेहरा दिखाई देता है, जैसे यूपी चुनाव में देखिए, अभी तक किसी भी स्टेट में या केंद्र में किसान कर्जे से मर रहे थे, बीजेपी सरकारों ने कर्जा किसानों का कभी हल्का करने की कोशिश नहीं की, उनकी समस्या हल्की करने की कोशिश नहीं की। यूरिया महंगा कर दिया, यूरिया जो खाद होता है वो उनको अनअवेलेबिलिटी करा दिया, ये हुआ। एफसीआई के गोडाउन्स में खरीद की क्षमता घटा दी गई, ये हुआ ताकि किसानों को नुकसान हो। लेकिन तो इससे एक मंशा जाहिर होता है। अब इसी मंशा पे आ जाइए कि यूपी के चुनाव में बीजेपी बहुत बढ़िया बहुमत से जीती, ये बहुत अच्छी बात। सरोज जी, क्या कर्जा माफी से किसानों की आत्महत्या करने के ग्राफ में कमी आएगी? कर्जा माफ करेंगे, वो फिर भूल गए थे, लेकिन जब दबाव बना तो किए। लेकिन एक करने के बाद अगर ये आते हैं किसानों के लिए तो मैं बड़ी खुश होऊंगा कि अगर हर पार्टी किसानों को केंद्रित करे और उस पर राजनीति हो कहीं न कहीं, तो राजनीति होने से किसान भी समझदार होंगे। आप एक और बात मैं बताता हूं कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का वादा था कि हम किसानों का एमएसपी 250% बढ़ाएंगे, लेकिन 250% तो दूर, 3 साल होने वाला है। एमएसपी जो खरीद का एमएसपी था, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, वो एमएसपी अभी 50 रुपया नहीं बढ़ा। जो 2006 से 2014 के बीच में 600 से 1250 गया, वो अभी 50 रुपया भी नेट नहीं बढ़ा है। अब ये अगर 50 रुपया भी नेट नहीं बढ़ा है तो इससे पता चल जाता है कि आप किसानों के कितने हितैषी हैं। लेकिन मैं पल्लवी जी एक बात जरूर जोड़ूंगा कि एक दिक्कत ये भी है हिंदुस्तान में कि आप एमएसपी जब कहते हैं तो कई आम आदमी भी नहीं समझ पाते और कई बार किसान ही नहीं समझ पाते कि एमएसपी सरकारें क्या बोलती हैं या राजनीतिक दल क्या बोलते हैं। तो एमएसपी जो होता है वो भी चर्चा में आएगा जब ये किसान इशू बनेंगे। मैं तो चाहता हूं कि किसान इशू बने, मजदूर इशू बने। लेकिन एक और बात है, जब मजदूर की बात करती है तो 1 करोड़ मनरेगा कार्डधारियों का निरस्त किया गया। अभी इधर 2 दिन पुरानी बात है, उनका कार्ड निरस्त किया गया। वो किस आधार पर किया गया? क्या सर्वे एजेंसी थी? कौन सी सर्वे एजेंसी ने किस किस प्रश्न के साथ सर्वे किया था? सरोज जी, शायद हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सरोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बोल रहे थे वो दरअसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरोज तिवारी जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सरोज तिवारी जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अच्छा ये बता दीजिए, बिहार सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? सॉरी
हाँ, बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप ऑलरेडी निकाल दिया। मैं पहले वो करेक्ट कर दूं, एमएसपी मेरे से गलत निकल गया, मैं दूसरी जगह पढ़ा के आ रहा था एमएसपी तो कुछ और यहाँ पे भी निकल गया। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने बिल्कुल सही बोला, करेक्ट कर दिया, अच्छा किया। दूसरी बात कि बिहार सरकार की बात कर रहे थे। बिहार सरकार पहली बार, बिहार सरकार पे आक्षेप अगर कोई लगाता हो ना तो वो लगाने का मुंह नहीं रखता, क्योंकि 8 साल 10 साल मांझी जी मिला के अभी पिछले वो सरकार में थे, उन लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जब जिस तरीके से टूरिज्म पे काम किया गया था, उसी तरीके से इस बार एक रोड मैप जिसमें राष्ट्रपति भी आए थे और राष्ट्रपति जी के साथ में रोड मैप बना, उसमें लीची, मखाना, मालदा आम और मत्स्य पालन भी, ये सब भी था, जो किसानों या उस तरह के उत्पाद करने वालों के साथ में, और उस पर काम शुरू भी हो गया है। और ये चीजें निश्चित रूप से दिखाई देंगी, इसका बेनिफिट भी दिखाई देगा। और एक और भी, जैसे ये मेरा सलाह है, आगे ये चीज हो सकता है, ये मैं सबके लिए सलाह है कि बिहार कुछ एक चीजों में बहुत बेहतरीन उत्पादन करता है। जैसे हम हिंदुस्तान का 82% अकेले लीची उत्पादन करते हैं, हिंदुस्तान का 80% मखाना हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान का बिहार में होता है, सॉरी, हिंदुस्तान का 85% टोबैको, तंबाकू बिहार उत्पादन करता है। अगर हम उसको अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दें तो किसी न किसी रूप में टोबैको यूज होता है, और अगर हम उसको विदेश भी बेचते हैं, अगर उसको एक व्यापार का रूप दे दें तो उससे भी बिहार की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो सकती है। और उन मेडिएटर्स का क्या होगा सरोज जी, जो मेडिएटर्स कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, भी दिखाई दे। लेकिन मेडिएटर्स एग्रीकल्चर सिस्टम में कुछ मेडिएटर्स होते हैं। मेडिएटर्स की बात देखिए, जो खोखला कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपने, ये सुन लिया, समझ लिया। मैं एक्चुअली मैं इमीडिएटली मीडिएटर्स आपने कहा तो मेरे समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर ध्यान आ गया। मीडिएटर्स का देखिए रोल एक है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको हमको कहीं ना कहीं वो किसानों का हक भी मार जाते हैं। तो उन मीडिएटर्स को किस हद तक हम अंकुश कर सकते हैं, वो भी एक व्यापारी है, कहीं ना कहीं रोजगार है, उसको मारना नहीं है, लेकिन उसको हम किस तरीके से अंकुश कर सकते हैं कि जो वो जितना अधिकतम प्राइस पे मार्केट में आता है कोई चीज, तो हम उस मीडिएटर का रोल कितना कम करें कि अर्निंग वो तो करे, लेकिन किसान जो उत्पादन कर रहा है उसका भी फायदा हो। इसके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, और सरकारें गंभीर है, और सरकार कम से कम बिहार सरकार बहुत गंभीर है इस मुद्दे पे, और वो इस चीज पे सरोज जी, चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, अरविंद कुमार जी के पास एक बार मैं जाना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी ताकि आप बातों को समराइज कर लीजिए। अरविंद कुमार जी, संक्षिप्त में बताइएगा, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर किसानों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें डिबेट की कोई बात नहीं है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की आपसी सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं होगी तो निश्चित रूप से किसानों का हित होगा, सरकारों का हित नहीं होगा। अभी मैं सुन रहा था, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब किसान आत्महत्या करता है तो ये दोष मढ़ देते हैं कि केंद्र सरकार के चलते आत्महत्या हो गया। शर्म आनी चाहिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री चंपारण सत्याग्रह, गांधी के नाम पर सत्याग्रह कर रहा है, वहां का चीनी मिल का, उनके अधिग्रहण की बात हुई थी, राज्य सरकारें की थी कि चीनी मिलों का अधिग्रहण करेंगे। एक भी चीनी मिल का अधिग्रहण नहीं हुआ। चीनी मिल के जितने मजदूर थे उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ, उनके मजदूरों के निराकरण की जरूरत है। सरोज तिवारी जिस वक्त हमारे साथ है, सरोज तिवारी जी, क्या केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सपोर्ट चाहिए किसानों के हित के लिए? बड़ा सवाल कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब थी तो धानों के बोनस दिया जाता है, धानों के क्रय पर बोनस। माननीय नीतीश कुमार ने, वर्तमान सरकार ने धानों का बोनस बंद कर दिया। सरोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या राज्य सरकार यानी बिहार सरकार को केंद्र सरकार की ओर से मदद चाहिए किसानों के वेलफेयर के लिए? नहीं दिया गया है। बिल्कुल, मैं एक बड़ी छोटी सी चीज से बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मोदी जी ने हाहाकार मचा के विधानसभा चुनाव में कहा था कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का मैं पैकेज बिहार को दे रहा हूं, और अभी इस साल का बिहार का बजट आप देखिएगा 1,65,000 करोड़ का है। अब आप इससे समझ जाइए कि वो 1.25 लाख मिला है कि नहीं मिला। अगर मिला होता तो कितना होता, तो अभी वो मिला ही नहीं, तो आप सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, खर्चा नहीं हो रही है, राज्य सरकार है, पैसा लौट जा रहा है केंद्र का। नहीं, पैसा लौटता नहीं है। दुर्भाग्य ये है, आप आंकड़ा लीजिए, राज्य सरकारें खर्चा नहीं कर पा रही है इतने पैसे। क्या आपसी सामंजस्य के साथ काम नहीं हो सकता किसानों के लिए? अरविंद जी चाहे बरगलाए हैं, लेकिन बरगलाना नहीं चाहिए। अगर
देखिए, सामंजस्य बिल्कुल, कोई ऐसा एरोगेंसी तो हम लोगों की तरफ से होता ही नहीं है। एरोगेंसी दिखता है केंद्र सरकार की तरफ से। वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से काम करते हैं कि नहीं, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है तो उसको डिस्टर्ब करो। और ये सरोज जी, अब ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, आपको वक्त की ना, कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा सवाल कि आखिरकार किसानों के हित में जो तमाम आयोजन या जो तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों की दिशा और दशा क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन कार्यक्रमों में किसान पहुंचते हैं और काफी उम्मीदों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा तब क्या होगा। उम्मीद बस इतना ही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसानों के अच्छे दिन आएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर जल ही जीवन है तो इससे समझौता क्यों? वाइटल मिनरल आरओ प्यूरिफायर। स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन। फेनोमेनल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं एनजी टाउन NRI सिटी न्यू दिल्ली, लोकेटेड एट 20 acres ऑफ लश ग्रीन लैंड, एल जोन, द्वारिका एक्सटेंशन, दिल्ली। बिहार के टॉप फैकल्टी द्वारा स्थापित जुपिटर IIT JEE और मेडिकल के क्षेत्र में सफलता का नया आयाम लिख रहा है। कंपटीशन के दौर में जुपिटर देता है कट थ्रोट कंपटीशन के लिए तैयार रहने का आधार। जुपिटर, जो सच कर रहा है, ड्रीम टू सक्सीड। ऑपोजिट मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना। ईस्टर्न एस्टेट, गुनगुनाती हुई खुशियों का आशियाना। ईस्टर्न एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लॉग ऑन करें www.eecd.in। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं ग्रोमेट AD विटामिन बेबी ऑयल। ग्रोमेट देकर ही खरीदे। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। लिट्टीपाड़ा विधानसभा का उपचुनाव अब JMM ने जीत लिया है, लेकिन बीते 8 राज्यों के 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में हुए चुनाव, और ये चुनाव बेहद खास इसलिए है क्योंकि यहां डिक्लेयर्ड रिजल्ट ने ये तो साफ कर दिया है कि जो जीतता है वो ही सिकंदर होता है। 8 राज्यों में से 5 राज्यों में जहां बीजेपी सिकंदर नजर आई, तो वहीं झारखंड में उम्मीद से उलट बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। आखिर बीजेपी की इस हार की वजह क्या थी, और JMM के जीतने की वजह लगातार 40 सालों से जीतना या फिर साइमन का गेम काम आया है? आज बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड के लिट्टीपाड़ा में भले ही बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन JMM ने अपने गढ़ पर एक बार फिर से कब्जा जमा लिया है और बीजेपी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। लेकिन 8 राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम जरूर लहरा दिया। देश के 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की लहर देखने को मिली है। 8 में से 5 राज्यों में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज किए हैं। दिल्ली, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कमल खिला है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को जरूर तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भोरंज से बीजेपी ने जीत हासिल की है। असम भीमाजी से
बीजेपी ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश अटेर से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कर्नाटक के नंजनगुड और कर्नाटक के गुंडलुपेट से जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल कांथी दक्षिण से जीत हासिल की है। इधर बीजेपी ने राजस्थान धौलपुर से जीत हासिल की है। बात झारखंड के लिट्टीपाड़ा की करें तो वहां जेएमएम ने जीत हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड के लिट्टीपाड़ा में बीजेपी अपना कमल खिलाते खिलाते रह गई। खिला भी कैसे पाती? पिछले 40 सालों से जेएमएम कमल खिलने से पहले ही तोड़ देता है, या फिर यूं कहें कि लिट्टीपाड़ा की जनता जेएमएम को छोड़ किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में जहां 74% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, वहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बदलाव दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि इस बार साइमन मरांडी को जीत हासिल हुई। इसकी एकमात्र वजह है जेएमएम, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में साइमन ने बीजेपी का साथ दिया था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, और इस बार जेएमएम ने उनकी नैया पार लगाई। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का लिट्टीपाड़ा में